सर आयनिक रेडियस स्टार्ट से शुरू कीजिए। यस बेटा, बिल्कुल स्टार्ट शुरू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपने आयनिक पढ़ा ही नहीं है, जीरो नॉलेज ऑफ आयनिक। ठीक है, चलो। सो ये देख लो बेटा, वी हैव आयनिक रेडियस। तो अगर आयनिक रेडियस की बात करें हम लोग, तो ये क्या होगा बेटा, आयनिक रेडियस में क्या होगा, हमारे पास कोई मान लो आइदर आर प्लस होगा या आर माइनस होगा, इसी में से कुछ होगा बेटा। ठीक है ना, आर प्लस होगा या आर माइनस होगा। तो बेटा जब कटायन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम है बेटा, देखो यहाँ अगर सोडियम है तो हमारे पास सोडियम में कितने आउटर मोस्ट कितने शेल है बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेल। तो वी नो दैट 1s2 2s2 2p6 and 3s1, that is outermost, not outermost one, total shell will be 3, yeah, total shell will be 3, that is ऐसे दिखाएंगे हम लोग। देखो ए न्यूक्लियस है, वन शेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड शेल। और अगर मैं बोला Na प्लस, तो Na प्लस क्या हो गया बेटा, 1s2 2s2 2p6, बेटा 3s तो जीरो हो गया, मतलब एक शेल का लॉस हो गया बेटा। तो ये कैसे दिखाएंगे बेटा, ए न्यूक्लियस है, वन शेल, सेकेंड सेल। देख रहे हो क्या आपको साइज में डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको साइज में डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या सोडियम में सोडियम प्लस में किसका साइज बड़ा होगा बेटा? तो क्लियरली दिख रहा है बेटा कि अगर आउटर मोस्ट शेल का लॉस हो रहा है, यस, अगर आउटर मोस्ट शेल का लॉस हो रहा है तो क्या होगा बेटा, साइज में भी चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा। इसका मतलब होगा बेटा कि जो Na का साइज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Na प्लस। तो बेटा सिर्फ यही नहीं, इन जनरल आप बोल सकते हो, इन जनरल आप बोल सकते हो, कभी भी बेटा कटायन बनाओगे, मतलब कभी भी चार्ज लाओगे, तो चार्ज आने से जो साइज होगा उसका क्या होगा, कब हो जाएगा बेटा। अगर साइज का लॉस नहीं हुआ, आउटर मोस्ट शेल का लॉस नहीं हुआ, अगर आउटर मोस्ट शेल का लॉस नहीं हुआ तो उस समय क्या हो जाएगा बेटा, तो एट दैट टाइम जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। याद करो, पढ़ा होगा जेड इफेक्टिव बेटा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि शील्डिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, शील्डिंग डिक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। और व्हाट इज जेड इफेक्टिव बेटा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो जो साइज होगा वो क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, साइज होगा तो कंट्रैक्ट होगा बेटा। तो बेटा सोडियम और सोडियम प्लस में क्लियर दिख रहा है बेटा कि आउटर मोस्ट शेल का लॉस हो रहा है, देयरफॉर साइज कम हो रहा है बेटा। ठीक है ना, तो इसमें पॉइंट लिखिए, राइट ऑन पॉइंट, राइट ऑन पॉइंट बेटा। इन केस ऑफ कटायन, या अगर आप लिखा होगा तो मत लिखना, बट मुझे नहीं पता क्या लिखा आपने लाइन, लिखो इन केस ऑफ कटायन। कटायन रेडियस आपने थोड़ा लिखवाया था। लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था हाँ, बेटा, पढ़कर सुनाओ। due to loss of outermost shell, Cartesian radius will decrease. In other words, due to the loss of electron, Z यस, effective will increase, atomic radius decrease. वेरी गुड बेटा, यही मैं बोलने वाला था एक्सपेरिमेंट। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर दिया दोबारा, क्योंकि बच्चे ने बोला था कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर देना। तो बिकॉज ऑफ बेटा बोलो cation formation, because of loss of outer orbital beta, we can say size will decrease, या because of increase in Z effective size will decrease। तो दो रीजन होता है बेटा कटायन के लिए। ठीक है ना, तो ये हमने बात कर लिया कटायन का, R प्लस का बेटा। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे, वी हैव Fe2 प्लस Fe3 प्लस। टेल मी बेटा साइज का रिलेशन क्या होगा, साइज का रिलेशन क्या होगा बेटा, तो क्या होगा बेटा, यू कैन से R ऑफ Fe विल बी ग्रेटर देन R ऑफ Fe2 प्लस विल बी ग्रेटर देन R ऑफ Fe3 प्लस। क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं?
जैसे जैसे नंबर ऑफ पोटेंशियल चार्ज बढ़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बेटा, और यू कैन से साइज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो कॉपी कर लो, जैसे मैं बोलूं कोई भी ले लो यार कटायन, Cu प्लस एंड Cu2 प्लस एंड Cu, क्या होगा बेटा, तो R of copper will be greater than R of copper plus and will be greater than R of copper 2 plus. तो लिख लो बेटा इसको। Now बेटा we'll talk about anion. We'll talk about anion. हो जाए बेटा तो बोल देना। Yes, good. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अनायन के बारे में बात करेंगे। अगर अनायन के बारे में बात करें हम लोग, व्हाट इज अनायन, तो R माइनस इज अनायन। तो यस, इसमें कुछ बच्चों का कहना है कि सर रेडियस बढ़ जाए, यार क्यों रेडियस बढ़ जाए, तो वी कैन से फॉर एग्जांपल वी हैव F, yes बेटा, it is 1s2 2s2 2p5 एंड अगर मैं बोलूं F माइनस तो 1s2 2s2 2p6, गॉट इट। ऐसे समझो इसको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ए न्यूक्लियस है, ए अंदर की ऑर्बिट है, ए मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसमें पहले 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, मतलब एस में 2 था और पी में 5 था, 7 इलेक्ट्रॉन बेटा। नाउ अगर मैंने इसका F माइनस का बनाया बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देख रहे हो बेटा, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं बेटा जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। और अगर बेटा रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा है, अगर यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इस बिकॉज ऑफ रिपल्सन, या यू कैन से यहाँ पे सिग्मा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सिग्मा भी ज्यादा होगा, यहाँ पे सिग्मा कम होगा, यहाँ सिग्मा कम होगा, यहाँ सिग्मा ज्यादा होगा, और सिग्मा बढ़ेगा बेटा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन साइज विल इंक्रीज, या यू कैन से बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव साइज विल व्हाट, इंक्रीज। तो दो रीजन है बेटा, दोनों रीजन लिख लो, तो राइट डाउन, इन केस ऑफ अनायन, in case of anion, in case of anion, in case of anion, atomic radius will be, in case of anion, atomic radius will be higher than neutral atom. In case of anion, atomic radius will be higher than neutral atom because of decrease in Z effective, because of decrease in Z effective or electronic repulsion, because of decrease in Z effective और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो दोनों में से कोई बात बोल सकते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, 7 से 8 हो गया, या हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया। क्लियर।
अब मैं बोलूं बेटा, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ F माइनस विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ F। तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नाउ मैं बोलूं बेटा कंपेयर करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ H माइनस। H माइनस का रेडियस क्या होगा बेटा? तो बेटा सिंस H माइनस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है बेटा, ओनली वन प्रोटॉन, H माइनस है ओनली वन प्रोटॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया बेटा? इनके बीच का अट्रैक्शन इतना कम हो गया बेटा कि इसका साइज एक्सपैंड कर जाता है, साइज एक्सपैंड कर जाता है। और एक फैक्ट है जो याद रखना बेटा, H माइनस का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन R ऑफ H माइनस इज ग्रेटर देन R ऑफ F माइनस, देख रहे हो, R ऑफ H माइनस इज ग्रेटर देन R ऑफ F माइनस, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक बच्चे का कहना है कि सर सिग्मा वाला पार्ट फिर से वापस समझा दो बेटा। बेटा सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा इज द शील्डिंग कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन का होता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा बेटा तो शील्डिंग कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो शील्डिंग कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो शील्डिंग कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और तो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन था तो कुछ शील्डिंग कांस्टेंट होगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ गया, और शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? व्हाट इज जेड इफेक्टिव? एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा बेटा। तो H माइनस में क्या हो रहा है? H माइनस में बेटा ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, अब H माइनस का क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यार एक इलेक्ट्रॉन के पास उतना, एक प्रोटॉन के पास उतना पावर नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा हो जाता है, और साइज बेटा F माइनस से भी ज्यादा हो जाता है, साइज इसका F माइनस से ज्यादा हो जाता है। गॉट इट? चलो गुड। राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट बेटा। तो इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो इसमें एग्जाम में पूछेगा कि बेटा कैटायनिक और आयनिक रेडियस किस पे डिपेंड करेगा। तो नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए बेटा, R प्लस हो और R माइनस हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई P रेशियो। देख लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई P रेशियो। ध्यान रखना कैटायन आयन के लिए बहुत पावरफुल है, और जेई एडवांस का ये फेवरेट है, जेई एडवांस का बेटा ये फेवरेट है। R प्लस और R माइनस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई P रेशियो। हायर द E बाई P रेशियो हायर द साइज, ठीक है ना। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट बेटा, व्हाट इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोलो। अच्छा वाई बेटा E बाई P रेशियो कोई बताएगा मुझे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? वाई E बाई P? बेटा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज बढ़ेगा बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इनवर्सली होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर के इनवर्सली। फॉर आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स की बात करोगे तो बोलो क्या होगा आइसोटोप्स में? फॉर आइसोटोप्स क्या होने वाला है बोलिए? तो वी नो दैट आइसोटोप्स में क्या होगा, बोलो बेटा। सेम और नॉट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स यार नहीं बोलना है तो कैटायन चार्ज बनेगा। इसे बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पूछेगा बेटा, या आइसोटोप में एटॉमिक मास चेंज होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटायनिक और आयनिक, तो आइसोटोप्स में नहीं देखना है। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोलो बेटा। same number of electrons, same number of electrons, yes, same number of electrons। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया बेटा
अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा तो आप क्या बोलोगे बेटा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो बेटा किसके डायरेक्टली बेटा? तो क्लियर यहां से दिख रहा है बेटा, R प्लस हो या R माइनस हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये दोनों बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आयनिक रेडियस अभी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे, इसको कॉपी कर लो। फिर बेटा इसमें क्वेश्चन देता हूँ एंड देन बच्चे हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, वो फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ के रहने देंगे। इट विल टेक, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने में बेटा इट विल टेक मतलब 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच में टाइम लगेगा। चलो बेटा हो गया। सर फर्स्ट वाला केस किस लिए था सर? किसी के लिए भी कोई भी कटायनिक अनायनिक रेडियस को कंपेयर करना हो तो E बाई पी रेशियो का निकालना है। जिसका हायर द E बाई पी रेशियो होगा, हायर द चार्ज, हायर द कटायनिक और अनायनिक चार्ज। और जो सेकेंड है बेटा वो स्पेसिफिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, उसके लिए। तो सिंस बेटा ये पीरियोडिक का टाइम बढ़ गया बेटा, तो हम लोग जो एटॉमिक में जो रिमेनिंग डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिमेनिंग डिस्कशन है, रेस तो ऑलमोस्ट हो गया था, नरेंद्र अवस्थी और नीरज कुमार रिमेनिंग है, तो उसको इस वीक में खत्म कर ले हम लोग बेटा, और पीरियोडिक टेबल के कुछ रेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा यार कि पीरियोडिक है, तो इसलिए एटॉमिक में नहीं कर रहा था। तो मैं कल आज से होमवर्क दूंगा, टुडे आई विल शेयर होमवर्क फॉर टुमारो। चलो बेटा डन हो गया। इसमें क्वेश्चन दो बेटा। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन देख लो बेटा। वी हैव, हमारे पास है बेटा, कैसे पूछेगा एग्जाम में देखो। सो वी हैव Al3 प्लस Mg2 प्लस सोडियम प्लस, देन हमारे पास है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस। राइट ऑन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब साइड आइदर प्लस या आना माइनस, सभी है यार। क्या होगा ऑर्डर ऑफ रेडियस? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा? एटॉमिक नंबर 13 होता है, 12 है, 11 है बेटा। यस सर। तो बेटा 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा एटॉमिक नंबर 9 होता है तो माइनस कर दिया बेटा तो 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा 8 होता है तो माइनस कर दिया बेटा तो 10 इलेक्ट्रॉन। 3 माइनस कर दिया बेटा तो 10 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो क्या बेटा बोलो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? सो यस। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस किसके इक्वल होगा बेटा बोलो? क्या होगा ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का? क्या होगा रेडियस बेटा एटॉमिक रेडियस का बोलो? तो ऑर्डर क्या होगा सर Al Mg Na क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यस, तो वी कैन से दिस विल बी द ऑर्डर। यहाँ नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ऑर्डर जो होगा, जो ऑर्डर जो होगा बेटा वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, R ऑफ Al3 प्लस ये सबसे कम होगा। क्यों बेटा? क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और हायर द एटॉमिक नंबर बेटा हायर द हायर द जेड इफेक्टिव, और जो साइज होगा वो कम हो जाएगा।
देन बेटा Mg2 प्लस, देन बेटा R सोडियम प्लस, देन हमारा हो जाएगा R। अच्छा इसमें क्या होगा बेटा, F माइनस O2 माइनस N3 माइनस में किसका साइज कम होगा? तो बेटा 8 है 7 Sir, देखो, F then O then N. यस F माइनस, फिर बेटा R of O2 माइनस, फिर बेटा R of N3 माइनस, क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर का बोलना है उल्टा, एटॉमिक नंबर का बोलना है उल्टा। गॉट इट? चलो तो एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ जाएंगे बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, कटायन आयन के बारे में। मुझसे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं इसी से, आइसोटोप से, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पूछे जाते हैं। डन हो गया बेटा, लिख लो। नाउ बेटे विल टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा बोर्स कंसेप्ट में, पढ़ा है कि नहीं? बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा है बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है। डन हो गया? हो गया बेटा? Yes, sir. चलो गुड। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज थर्ड, फर्स्ट था बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा था, सेकेंड था एटॉमिक रेडियस द रेडियस, एंड द इट इज थर्ड, थर्ड वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा मान लो ये सोडियम है, ध्यान रखना इस गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। तो सोडियम गैसियस स्टेट है बेटा, और इसमें कुछ एनर्जी दिया आप, जो एनर्जी दोगे उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट विल गिव सोडियम प्लस इन गैसियस स्टेट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोलते हैं बेटा कि किसी भी गैसियस स्टेट, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम गैस इट विल गिव सोडियम प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अलग से लिख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो भी होगी, जनरली पॉजिटिव होगी तो प्लस एक्स लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू एक्स है तो प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का दो टेक्निक है, आइदर आयोनाइजेशन एनर्जी ऐड कर दो या अलग से लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू समथिंग। और सिंस एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, हम लोग मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं, तो दिस विल बी द पॉजिटिव एनर्जी, दिस एनर्जी विल बी द पॉजिटिव एनर्जी। क्लियर? तो लिखो, इसमें डिफाइन करो, इट इज required energy, it is required energy, it is required energy to remove an electron, it is required energy to remove an electron, it is required energy to remove an electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom. Next point, बोलो बेटा एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? तो लिखो इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक, राइट ऑन, इट इज एंडोथर्मिक। अब हमने बेटा जब एटॉमिक पढ़ा होगा, बेटा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां जब मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया होगा बेटा, तो बोलो किसकी बात किया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में? वहां जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया होगा तो वहां हमने बोला होगा बेटा आउटर मस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ग्राउंड स्टेट से बोला होगा बेटा, सिंस वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे थे तो बताया होगा कि ग्राउंड स्टेट से, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर भेजने के लिए, इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए
दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ क्या बेटा ग्राउंड स्टेट वर्ड यूज कर सकते हो, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बेटा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होगा यार, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते हो, जब भी निकालोगे बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस ये लिखना होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम, और चाहो तो आउटर मोस्ट लिख दो, बट सिंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो आउटर मोस्ट से होगा, अंदर से तो निकल ही नहीं सकता। गॉट इट? तो ऑब्वियस होता है आउटर मोस्ट है, तो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। राइट ऑन एग्जांपल में ये लिखो बेटा, एग्जांपल में लिखो कैसे लिखना होता है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो ये बेटा एग्जांपल है, आइदर आप आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ लिख सकते हो या आयनाइजेशन एनर्जी को साइड से ऐसे लिखा सकते हो। तो देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट आयनाइजेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। कॉपी कर लो बेटा इसको। What is meaning of isolated gaseous atom? बेटा जैसे जो मेटल जो होते हैं वो तो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, तो गैसियस का मतलब हो गया, और आइसोलेट का मतलब हो गया कि एक गैस दूसरे गैस से कंबाइन नहीं। ये नहीं कि दो सोडियम है, Na2 नहीं है, सोडियम अकेला है। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 होता है, तो वहां से डिफाइन नहीं आना चाहिए। इट शुड बी हाइड्रोजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यस, इट शुड बी इन एटम के फॉर्म। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन होना चाहिए, H2 नहीं होना चाहिए, इसलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम बोला है। इट कांट बी मॉलिक्यूल। डन। चलो इसमें एक और टर्म समझना आप, जैसे बेटा मैं बोलूं एक नेक्स्ट बेटा हो गया, क्या लिखना बेटा, ये हो जाए तो बोल दो। डन सर। यस। तो नेक्स्ट बेटा आपसे पैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एल्यूमिनियम, इट विल गिव एल्यूमिनियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है ऑल शुड बी इन गैसियस स्टेट, गैस की बात कर रहे हैं। और हमारे पास है बेटा एल्यूमिनियम प्लस गैस, इट विल गिव एल्यूमिनियम 2 प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 प्लस गैस से बनेगा बेटा एल्यूमिनियम 3 प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अलग बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो जब पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकाला बेटा तो उसको नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, और यहाँ जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 2, जब तीसरी बार निकालते हैं तो उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, 3 का मतलब ये नहीं है कि एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, गलती से मत समझना। आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब होता है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना। आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मीनिंग है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना, 2 का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना, और 3 का मतलब है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये मीनिंग होता है। अब एग्जाम में पूछेगा बताओ इसमें किसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। अब बोल सकते हैं व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जो भी आपको दिल में लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी सर दिस इज द आंसर। सर आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे बड़ा होगा एंड आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे छोटा होगा। अरे वाह बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया बेटा, वेरी गुड। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला ना यार तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जब दूसरी बार निकला ना तो और जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बेटा जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा बेटा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा बेटा।
तो एक कॉपी कर लो और लिखना जरूर इसमें कि बेटा जो अननेसेसरी एनर्जी 3 होगा इट विल बी ग्रेटर देन अननेसेसरी एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन अननेसेसरी एनर्जी 1. रीजन इज जैसे जैसे इधर आ रहे हो जेट इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जेट इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है. इसको कॉपी कर लो बेटा. कॉपी करने के बाद जो आपको लिंक शेयर किया गया है इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना, बिकॉज ये अभी 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसी पे ज्वाइन करना बेटा दोबारा सेम लिंक. 40 मिनट्स और लगेगा पढ़ाने में अननेसेसरी एनर्जी, तो हो जाएगा बेटा टॉपिक. राइट डाउन. तो मैं बोला था बेटा लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था बेटा कि बेटा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है बेटा तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बेटा, ठीक है, उतना उसका जेट इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और उसकी जो अननेसेसरी एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बेटा हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है, तो इसका बेटा मैं बोलूं अननेसेसरी एनर्जी 1 और अननेसेसरी एनर्जी 2 कौन ज्यादा होगा बेटा, which will be higher, unnecessary energy 1 या unnecessary energy 2? तो बेटा आप क्या बोलोगे? Yes, you can say this will be more. उसका रीजन क्या बेटा कि जब Mg से बट Mg प्लस बनेगा ना और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मैं गैस लिख नहीं रहा हूँ, गैसियस ही होता है बेटा, तो यहाँ पे डिफाइन होगा. एंड जब Mg प्लस से बेटा जब Mg2 प्लस बनेगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डिफाइन होगा बेटा अननेसेसरी एनर्जी 2. तो ऑब्वियस बात है यार, क्या होगा जब यार एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और जहां वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई बेटा अननेसेसरी एनर्जी इंक्रीज कर जाता है बेटा, ठीक है ना सर. I2 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर, या यू कैन से वेरी वेरी तो नहीं, ग्रेटर तो होगा, मतलब मे बी 2 टाइम्स हो सकता है, मे बी 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है ना. अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना. तो बट ग्रेटर तो होगा, ठीक है ना. अगर शेल चेंज हो गया तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना. चलो वेरी गुड, राइट डाउन. नेक्स्ट लिखो आप इसका ट्रेंड कैसे बेटा, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड, तो लिखो पीरियोडिसिटी, 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 राइट डाउन, पुट द हेडिंग पीरियोडिसिटी. अननेसेसरी एनर्जी की पीरियोडिसिटी क्या है ये हम लोग चेक कर रहे हैं. पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, राइट डाउन पीरियोडिसिटी. तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी, बोलो व्हाट विल बी पीरियोडिसिटी. मतलब पीरियोडिसिटी मतलब पीरियड में कैसे, पीरियड में कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है पीरियड में बेटा. पीरियोडिसिटी का मीनिंग हुआ कि वो पीरियड में कैसे चेंज होगा, ठीक है. तो लिखो व्हाट इज जनरल पीरियोडिक ट्रेंड, तो बेटा पीरियड में ऐसा होगा, ऐसे जब जाओगे. अच्छा बेटा पीरियोडिसिटी पढ़ने से पहले बेटा ये जरूरी है कि यार कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बोलो. तो So can you please repeat your statement? या मैं बोल रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि बेटा अननेसेसरी एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. व्हाट टेक्निक या कंसेप्ट क्या होगा कि डिसाइड करना कि यार इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा पीरियोडिक में. तो इन जनरल जो ट्रेंड है मैं लिखता हूँ बेटा, इन जनरल फिर मैं समझाऊंगा उसको. तो इन जनरल जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा है, ऐसा पीरियोडिक ट्रेंड है जो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और ऐसा है चेंज जो ट्रेंड बेटा जो इंक्रीज करता है.
ए है बेटा, ए है इंक्रीज करने, ठीक है ना। ए जनरल ट्रेंड है, लिख लो जनरल ट्रेंड। हम लोग समझेंगे इसको, कॉज इसका क्या है, और फिर बच्चे इसमें एक्सेप्शन को समझेंगे हम लोग। जनरल ट्रेंड फिर एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड, लिखो across the period, ionization energy will increase, ionization energy will increase, and in group, bottom to top, in group bottom to top, ionization energy increase, ionization energy increase, in group bottom to top, ionization energy increases, and in period across the period ionization energy increases. Got it? तो ये दोनों चलो बेटा राइट डाउन लिखो नेक्स्ट। यस मैं बोला बेटा across the period ionization energy will increase, and beta in group bottom to top ionization energy will increase, ionization energy will increase। और एक डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए, राइट डाउन नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो बेटा factor affecting ionization energy, factor affecting ionization energy, right on, factor affecting ionization energy, factor affecting ionization energy। कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो बेटा हो गया, लिखो। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बेटा, फर्स्ट लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी will be directly proportional to, ionization energy will be directly proportional to, ionization energy will be directly proportional to Z effective, that is effective nuclear charge. Ionization energy is directly proportional to Z effective, that is effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Higher the Z effective, higher the ionization energy. That's why बेटा पीरियड में क्या था, जैसे ऐसे इंक्रीज करोगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और यू कैन से इनवर्सली टू व्हाट, शील्डिंग, इनवर्सली टू शील्डिंग। जितना ज्यादा शील्डिंग होगा उतना बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। बोल सकते हैं ना यार, इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट साइज, साइज के डायरेक्टली या इनवर्सली, बेटा अगर साइज ज्यादा होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से क्या होगा, लेस अट्रैक्शन में होगा बेटा, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कम होगा। देखो आपको ग्रुप में पता है ना यार, ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो जेड इफेक्टिव तो कर नहीं सकते हैं ग्रुप में, बट इतना पता है कि बेटा जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जाएगा बेटा, और न्यूक्लियस से अगर ज्यादा दूर जाएगा तो उसको निकालना क्या होगा बोलो, अगर न्यूक्लियस से दूर चला गया तो उसको निकालना क्या होगा बोलो, आसान होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको निकालना क्या होगा बेटा, आसान। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इनवर्सली टू रेडियस, मे बी बेटा न्यूट्रल रेडियस, मे बी कैटायनिक रेडियस, मे बी बेटा अनायनिक रेडियस, कुछ भी हो, सिंपल वर्ड होता है, इट इज इनवर्सली टू रेडियस। कैटायन आयन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज इनवर्सली टू रेडियस, और कुछ भी हो सकता है, कैटायन आयन मतलब सिंपली बेटा इनवर्सली टू रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट, और भी कुछ होता है फैक्टर, लिखिए
अगर बेटा ऑर्बिटल्स स्टेबल हो जाए, देखो अगर बेटा ऑर्बिटल्स स्टेबल हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास d ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5 और ये बेटा फुलफिल हो जाए, देख रहे हो, अगर ये फुलफिल हो जाए तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, T10 है, D5 है, P6 है, P3 है, दे आर फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है उसका जो एटॉमिक रेडियस, सॉरी उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। जो फुलफिल्ड एंड यस हाफ फिल्ड रेडियस है उसका ज्यादा होगा। तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of orbitals, stability of orbitals, stability of orbitals, that is फुलफिल्ड का, फुलफिल एंड हाफ फील्ड का बेटा ज्यादा होगा पार्शियली फील्ड से। फुलफिल एंड हाफ फील्ड, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड विल बी मोर देन पार्शियली फील्ड। Ionization energy of fulfilled and half filled will be more than partially filled. Ionization energy of fulfilled and half filled will be more than partially filled. Clear हो गया बेटा? एक और फैक्टर जो इफेक्ट करता है, लिखो, it is yes. बेटा नहीं समझ में आया बेटा? यस मैं समझा रहा बेटा। मैं बोला बेटा जैसे D5 है, D5 और D10 याद करो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बताया होगा D5 ऑर्बिटल्स, D10 ऑर्बिटल्स या P6 ऑर्बिटल्स are more stable than partially filled because of symmetry and high exchange energy. याद करो बताया होगा, because of symmetry and high exchange energy. Because of symmetry and high exchange energy, fulfilled and half-filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. Fulfilled and half-filled orbitals are more stable than partially filled orbitals. Clear? और अगर कोई ऑर्बिटल्स स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो जो उसका बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर बस वो आप स्टेटमेंट वापस रिपीट कर सकते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। Fulfilled orbitals and half-filled orbitals are more stable than partially filled orbital. Therefore, ionization energy of the fulfilled and half-filled orbitals, electrons in fulfilled and half-filled orbitals will be more than partially filled orbital. Done? यस सर। चलो नेक्स्ट मेरे पास है बेटा, एक और लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। हाँ बेटा मैं बोला कि since fulfilled and half-filled orbitals are more stable than partially filled orbitals, therefore ionization energy of electrons in fulfilled and half-filled orbital will be more than partially filled orbital. Will be more than partially filled orbital. Done? Write down. Next है, लास्ट पॉइंट जिसपे डिपेंड करता है वो बेटा पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। याद करो पढ़ाया होगा आपको पेनिट्रेशन पावर, जब लास्ट में पढ़ाया था आपको एटॉमिक रेडियस में बेटा, सर नॉट एटॉमिक रेडियस, याद करो बोर्ड्स तुम्हारा वेव इक्वेशन पढ़ाया था तो डायग्राम बताया था और कंपेयर कराया था बेटा 3s 3p 3d। तो उसमें बताया था बेटा पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली टू l, दैट इज सिंस s का l की वैल्यू 0 होता है, सबसे कम होता है, तो s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो s ऑर्बिटल्स होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे। अगर वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिख लो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इज
directly proportional to penetration power of orbitals. Penetration power of orbitals. Clear? Ionization energy is directly proportional to penetration power of orbitals. That is, इसमें क्या लिखोगे? S ऑर्बिटल का ज्यादा होगा कंपेयर टू P, P का ज्यादा होगा D और D का ज्यादा होगा F. ये है बेटा पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर होगा इट इज इनवर्सली टू L, इनवर्सली टू L. तो S का L सबसे कम होता है, दैट्स व्हाई S हैज मोर देन P, P greater than D and D. Got it? सो इतने फैक्टर्स है जिसमें डिपेंड करता है. ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल्स में जनरल ट्रेंड देख लिए हैं. नाउ राइट डाउन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इन पीरियड. एक्सेप्शन इन पीरियड. तो पीरियड और ग्रुप में एक्सेप्शन की बात कर लेंगे, और एग्जाम में जनरली बेटा पीरियड वाला एक्सेप्शन पूछता है ज्यादा. Sir, exception in पीरियड बेटा, एक्सेप्शन इन पीरियड की बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप की बात करेंगे. क्या बेटा एक्सेप्शन देख लो. अगर हम लोग एक्सेप्शन इन पीरियड की बात करें, देखो हमारे पास क्या बेटा लिथियम है. देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का फेवरेट है, किसी भी एग्जाम होता है. लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और बेटा कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नॉट फ्लोरीन, पहले ऑक्सीजन है, फिर बेटा फ्लोरीन है. टेल मी क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का? ये सारे सेम पीरियड का है. तो क्या फील आएगा हम लोग कि सर यहां से यहां जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए. यही फीलिंग आएगी ना. पीरियोडिक ट्रेंड तो यही है, पीरियोडिक ट्रेंड तो यही है. बट ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट ए राइट आंसर, दिस इज नॉट राइट आंसर. यस, अरे वाह बेटा, वेरी गुड मनन बेटा, सही आंसर बोलो क्या है मनन? यस, अच्छा मनन तो पढ़ रखा है पहले आईसीएसई बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड बेटा. ठीक है, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया हूं ना, सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन है यहाँ पे. ये जो पढ़ा है ना आपने, यहाँ पे सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन है. यहाँ जितना भी पढ़ा है सबका एप्लीकेशन है बेटा. तो बेटा देख लो पहले, यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम लोग, तो ये है 2s2. आउटर मोस्ट की बात करें 2s1, ये है 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5. एक और यहां लिख लो, फ्लोरीन के बाद हो जाएगा बेटा नियोन. ये हो जाएगा 2s2 2p6. देख लो. और बेटा यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो देखो कहां का एक्सेप्शन है बेटा. यहाँ पे एक्सेप्शन है. वाई? एक एस ऑर्बिटल तो यार फुलफिल लग रहा है, देखो s2 हो गया. और दूसरा बेटा एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर होता है p ऑर्बिटल से ज्यादा होता है. देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है s से, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो p से निकालना है. तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना हो. यस पार्थ बेटा, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा पार्थ, बहुत अच्छा बेटा. तो यहाँ क्या होगा बेटा देखो, तो यहां से S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, P से निकालना है, तो बिल्कुल S निकालना डिफिकल्ट होगा. बट ये नहीं कि बेटा S का सबसे P से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कंसेप्ट. जस्ट बाजू वाले से ज्यादा होता है, ध्यान रखना. जो S2 है ना, उसका जस्ट आगे वाले से ज्यादा हो जाएगा. देखो लॉजिक तो बोलता है कि बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, बट बिकॉज ऑफ S ऑर्बिटल्स हाई पेनिट्रेशन पावर, इसका ज्यादा हो जाएगा किससे? बोरॉन से, सिर्फ बोरॉन से. तो लिथियम का कम है बेटा, पहले बोरॉन आएगा, फिर यहाँ पे बेरिलियम आएगा. ध्यान रखना, देख रहे हो. तो क्वेश्चन है कि व्हाई, मान लो एग्जाम पूछ दे, व्हाई बेरिलियम हैज मोर देन बोरॉन?
तो बेरिलियम में जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एस ऑर्बिटल से निकाल रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट बेटा कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन बेटा, बेटा कार्बन क्या है, P2 है बेटा, ऐसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। कार्बन आएगा, फिर यहाँ पे देखो ये तो इंक्रीज करता है ना यार, तो ये पार्शियली फिल्ड है, फिल्ड है बेटा, ज्यादा है तो ज्यादा है ना यार, P2 कुछ नहीं हो सकता है, कम है तो कम है। दूसरा जो एक्सेप्शन होता है बेटा नाइट, ये देखो, तो पीरियड में दो एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, याद कर लो ये। पीरियड में दो एक्सेप्शन है, एक है बेरिलियम का और एक है नाइट्रोजन, एक है बेरिलियम का एक है नाइट्रोजन का। क्या बेटा, बेटा बेरिलियम का जो इट इज हायर देन बोरॉन बिकॉज ऑफ हाई पेनिट्रेशन पावर, एंड नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड। देख रहे हो, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन का P4 है जो पार्शियली कॉन्फ़िगर है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा या नाइट्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है बेटा, इट इज कंबाइन इफेक्ट, इट इज कंबाइन इफेक्ट। यस बेटा मैं समझा रहा हूं बेटा, नाइट्रोजन का जो P3 ऑर्बिटल्स है, देखो P3 इज हाफ फील्ड, P4 इज पार्शियली फील्ड, तो P3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू P4 से, ठीक है ना। बट फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ गया। P3 इज नाइट्रोजन, P4 इज ऑक्सीजन एंड P5 इज फ्लोरीन। तो बेटा यहाँ जेड भी तो बढ़ गया ना यार, यहाँ पे जेड क्या था, इट हैज 7, इट हैज 8, इट हैज 9। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ किससे ज्यादा होगा, जस्ट अपने बाजू वाले एटम से, जस्ट अपने बाजू वाले एटम से। इसका मतलब ये है बेटा कि नाइट्रोजन का सिर्फ ऑक्सीजन से ज्यादा होगा और किसी ज्यादा नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। और बेरिलियम का बेटा तो हो गया ना जस्ट अपने बाजू वाले से, जस्ट अपने बाजू वाले से, गॉट इट। देन बेटा हो जाएगा आपका क्लोरीन और फिर नियोन। नियोन ऐसे भी देखो ना, नियोन क्या है, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस का मतलब ये है कि आयनाइज नहीं हो। इनर्ट गैस का मीनिंग यही है कि आयनाइज नहीं हो, इसकी आयनिक एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कॉपी कर लो इसको बेटा, दो रीजन याद रखना, दो याद रखना है, बेरिलियम का और नाइट्रोजन का। कॉज लिख लेना बेटा, बेरिलियम में क्या लिखोगे, हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर, ठीक है ना बेटा, हाई पेनिट्रेशन पावर, बेरिलियम हैज हाई, बेटा बेरिलियम S2 अभी तो पढ़ा है आपने, अभी तो पढ़ा बेटा, यहाँ पे देखो एस का ज्यादा होगा किससे, पी से, पी का ज्यादा होगा डी से, डी से ज्यादा होगा एफ से। तो बेटा बेरिलियम में बेटा क्या है, H2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एस ऑर्बिटल से निकालना है बेटा, और बोरॉन से क्या है, P1 से निकालना बेटा। तो P1 तो ऐसे बेटा ज्यादा होना चाहिए कि S2 का, बट कितना ज्यादा, क्या बेरिलियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, जस्ट अपने बाजू वाले से, जस्ट अपने बाजू वाले से, क्लियर। तो एक कॉपी कर Yes, लो sir. बेटा, लिख लो बेटा इसको। और ये जो ऑर्डर है बेटा, वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर है। एग्जाम में पूछेगा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 2, एक कोई लेकर दिखाओ मुझे, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 2। अगर ए लिख लिया आपका तो जे एडवांस में रैंक 1। मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, आपको जस्ट बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए क्या, आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए ऑर्डर क्या होगा। एनीवन, पहले कॉपी कर लो फिर करो, पहले कॉपी करो बेटा इसको।
डन बेटा, आ गया। चलो देख लो, कॉपी हो गया तो यस बोल दो, मैं समझाता हूँ नेक्स्ट, या किसी का आंसर भी आ गया तो बोल सकते हो। ठीक है बेटा, यस। अरे वाह बेटा, वेरी। लिथियम के बाद हीलियम, हीलियम कहाँ से आ गया? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, आपने दिमाग तो लगाया। ये देखो बेटा, तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी 2 चाहिए ना बेटा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 चाहिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुके हो, तो पहले यहाँ पे लिखोगे, अब जो कन्फिग्रेशन लिखोगे, लिथियम प्लस, बोरॉन प्लस, बेरिलियम प्लस, कार्बन प्लस, और ये ऐसे लिखोगे, ये ऐसे है ना, पहले बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम प्लस, बोरॉन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, क्लोरीन प्लस एंड नियॉन प्लस। ये देखो बेटा, तो क्या होगा ऑर्डर बेटा? ऑर्डर लिखने से पहले पीरियोडिक ट्रेंड तो क्या बोलता है, ऐसे इंक्रीज करना चाहिए, बट इंक्रीज करेगा कि नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो। तो हमारे पास बेटा अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हो जाएगा बेटा, लिथियम प्लस का हो गया 2s2, देख रहे हो, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो गया, हीलियम का कन्फिग्रेशन हो गया, बेरिलियम का हो गया बेटा, सॉरी नॉट 2s2, 1s2 हो गया बेटा, 1s2 ये हो गया बेटा। देखो बेरिलियम बोरॉन क्या था, बेरिलियम 2s2 था तो बेटा क्या हो गया 2s1, बोरॉन क्या हो गया 2s2 2p, देखो ना एक इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, तो 2s2 हो गया, और एक क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन का 2s2 2p1, नाइट्रोजन का 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 2s2 2p3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2s2 2p4, ये जाएगा 2s2 2p5, देख रहे हो बेटा, दो जगह एक्सेप्शन आना है बेटा। ये देखो, सिंस बेटा जो लिथियम है इसका हो गया इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इसका हो गया इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम प्लस, सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम प्लस, तो इसका मतलब बेटा लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ व्हाट इज रीजन बेटा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, रीजन इज इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, और कोई इनर्ट गैस नहीं है। देखो ना, नियॉन इनर्ट गैस था कि नहीं, तो सबसे ज्यादा है कि नहीं, इनर्ट गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होता है। और लिथियम क्या है बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, ऐसे इंक्रीज करना चाहिए, ऐसे इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, हीलियम का। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि विच एलिमेंट हैज, विच एटम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हीलियम है, लिथियम कन्वर्जन क्या हो गया, हीलियम जैसा, सबसे ज्यादा हीलियम का, लिथियम का हो गया, तो लिथियम सबसे हाई हो गया। उसके बाद बेटा बेरिलियम, बेरिलियम सबसे कम हो गया, बेरिलियम सबसे कम हो गया। नाउ दो जगह एक्सेप्शन मिलेगा बेटा, क्या देख रहे हो, 2s2 ऑर्बिटल और 2p3, याद करो जो पहले था यहाँ पे, क्या नाइट्रोजन और बेरिलियम में था, क्या नाइट्रोजन एंड बेरिलियम में था एक्सेप्शन बेटा, क्यों था एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ पार्शियली फुलफिल एंड हाफ फिल कन्फ्यूज। एक में तो था यार पेनिट्रेशन पावर, एक में था पेनिट्रेशन पावर दैट इज H2 की कंडीशन में, और दूसरे में था हाफ फिल कन्फिगरेशन। यहाँ देखो, जो बोरॉन प्लस है इसका 2s2 है और कार्बन का 2p1 है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बिकॉज S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। तो पहले आ जाएगा आंसर बेटा, कार्बन आएगा, कार्बन प्लस, फिर बेटा बोरॉन प्लस आएगा, देन बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, फिर बेटा
व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन प्लस बेटा P3 है और ये P4 है, किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा बेटा बोलो? यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सही बेटा, बिल्कुल सही लिखा है पार्थ। तो सोडियम प्लस जाएगा, फिर बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस और फ्लोरीन प्लस में बेटा फ्लोरीन प्लस पहले आएगा एंड देन ऑक्सीजन प्लस बाद में जाएगा, और नियॉन का बेटा इससे ज्यादा होगा, नियॉन प्लस। तो दिस इज ऑर्डर। तो सेकेंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और द सेकेंड पार्ट तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो बेटा। तो कहाँ पे मिल रहा है पीरियड बेटा? दो एक्सेप्शन मिल रहा है, एक हाफ फील्ड की जगह पे बेटा मिल रहा है, और एक पेनिट्रेशन पावर ऑफ S2 का मिल रहा है बेटा। ये दो जगह एक्सेप्शन मिल रहा है, और एक्सेप्शन नहीं है, मतलब लॉजिक है इसके लिए, ठीक है ना। डी ब्लॉक में यार एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है बेटा, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो डी ब्लॉक का एक्सेप्शन नहीं पढ़ना है। राइट डाउन एक्सेप्शन इन ग्रुप्स, इसको लिखने के बाद लिखिए एक्सेप्शन इन ग्रुप्स, एक्सेप्शन इन ग्रुप्स। हाँ बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा? अच्छा ये पार्ट, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। मैं बोला बेटा सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी 2 की जब बात कर रहा है, जब बेटा आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। 2 का मतलब होता है बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना, नॉट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बेटा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो आपके पास ए इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखा हुआ है, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो नया जो कन्वर्जन बनेगा वो लिखो। तो बेटा 2s1 से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा? 1s2 बचेगा ना यार, इसका 1s2 बचेगा। और 1s2 जो कन्फिग्रेशन होता है वो हीलियम का होता है, और हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देयरफॉर, क्योंकि क्यों बेटा इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस के पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इनर्ट गैस के पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है सबसे ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई बेटा लिथियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया सबसे ज्यादा। क्लियर? वाई लिथियम का ज्यादा बेटा? क्योंकि लिथियम में जो आउटर मोस्ट जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो आउटर मोस्ट शेल का लॉस हो गया, जिससे वो चला गया फर्स्ट शेल में चला गया, एंड उसकी कन्फ्यूजन हो गया हीलियम की तरह, इनर्ट गैस का कन्फ्यूजन, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। दैट्स व्हाई हीलियम की सबसे ज्यादा, सॉरी लिथियम का सबसे ज्यादा हो गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे तो आपको दिमाग में पता है कि दो जगह एक्सेप्शन मिलता है। एक बेटा H2 के जगह, यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गया बेटा H2 में, क्योंकि H2 में बेटा S का पेनिट्रेशन पावर P से ज्यादा होता है, S का पेनिट्रेशन पावर P से ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेटा H2 का ज्यादा हो गया P1 से, दैट इज बोरॉन प्लस का ज्यादा हो गया कार्बन से। दूसरा कहाँ एक्सेप्शन मिलता है बेटा? हाफ फील्ड का कंसेप्ट बेटा। हाफ फील्ड क्या है बेटा? P3 देखो, P3 इज हाफ फील्ड कन्फिगरेशन, और P4 इज फुल फील्ड कन्फिगरेशन, जो भी समझाया हो यहाँ पे। P3 P4 में किससे ज्यादा होगा? P3 का ज्यादा हो जाएगा P4 से। P5 से ज्यादा समझ गया नहीं सर। होगा, P4 से ज्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन O प्लस का ज्यादा होगा किससे? F प्लस। गॉट इट? चलो सर बेटा, सर P5 बोलो। से ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ऐसे पीरियड में जा रहे हो ना तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है ना। दो फैक्टर है बेटा, एक तो ऑर्बिटल्स है और एक जेड इफेक्टिव भी है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 है, फ्लोरीन में 9 है। तो बेटा फ्लोरीन में 9 जे क्या है, प्रोटॉन है, तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा कंपेयर टू, सॉरी नियॉन में बेटा क्या हो गया? नियॉन में तो 10 हो गया बेटा, तो 10 हो गया। तो 10 हो गया तो क्या हो गया? जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। तो बिकॉज ऑफ हायर जेड इफेक्टिव बेटा P5 से ज्यादा नहीं होगा। तो जो हाफ फील्ड कंसेप्ट है या वो सिर्फ और सिर्फ अपने जस्ट बाजू वाले के लिए एप्लीकेबल है। तो जस्ट अपने बाजू वाले से ज्यादा, उसके बाद वाले से ज्यादा नहीं होता। गॉट इट? यस सर। चलो
राइट डाउन नेक्स्ट लिखो एक्सेप्शन इन Thank you, ग्रुप्स sir. एक्सेप्शन इन ग्रुप्स लिखो बेटा Sir, exception in ग्रुप्स ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है बेटा तो देख लो बेटा अगर फर्स्ट ग्रुप में एक्सेप्शन क्या बेटा तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है और क्या है पोटेशियम है रुबिडियम है सीजियम है और फ्रांसियम है देख रहे हो तो नीचे जाने पे क्या होना चाहिए नीचे जाने पे इंक्रीज करना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए बोलो decrease. डिक्रीज करना चाहिए तो नीचे जाने पे यहाँ पे बेटा ऐसे इंक्रीज करता है मतलब नीचे जाने पे ऐसे बोल सकते हैं ऐसे डिक्रीज करना चाहिए बट फ्रांसियम का ज्यादा होता है सीजियम से सिमिलरली बेटा जो सेकेंड ग्रुप है हमारे पास बेरिलियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है स्ट्रोंसियम है बेरियम है रेडियम है तो बेटा नीचे आने पे क्या होना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए बट रेडियम का ज्यादा होता है बेटा इसका रीजन क्या है बेटा रेडियम का ज्यादा होगा बेरिलियम से मतलब लास्ट ग्रुप जो फर्स्ट और सेकेंड में एक्सेप्शन है कि जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका ज्यादा होता है याद करो बेटा एटॉमिक रेडियस में क्या आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था क्या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था बेटा बेस्ट 3 वाले बेटा क्या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था बिकॉज Yes, ऑफ पुअर sir. सील्डिंग तो वही है बेटा बिकॉज ऑफ पुअर सील्डिंग जब नीचे जाएंगे तो बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा फ्रांसियम को ज्यादा होता है सीजियम से और रेडियम को ज्यादा हो जाता है बेरियम से तो कॉपी कर लो ये पार्ट बेटा ये डिस्कनेक्ट होगा तो दोबारा ज्वाइन करना 15-20 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग बिकॉज एक्सेप्शन इन ग्रुप खत्म करना पड़ेगा तो 15-20 मिनट और लगेगा मतलब ये समझ लो 8:30 8:40 तक हो जाएगा तो ज्वाइन करना बेटा और क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं इनसे फटाफट नहीं तो अभी लिख लेते हैं हम लोग कॉपी कर लिया बेटा राइट डाउन 13 ग्रुप में एक्सेप्शन 13 ग्रुप में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है हमारे पास क्या है बोरॉन है एल्युमिनियम है गैलियम है इंडियम है और थैलियम है तो यहाँ पे बेटा एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है ठीक है बस एक्सप्लेन करता हूँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब नीचे जाओगे तो क्या होना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए बट ऐसा कुछ डिक्रीज नहीं करता है देखो एल्युमिनियम और गैलियम में पता है आपको गैलियम का साइज क्या हो जाता है छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से यहाँ जब थैलियम में जाओगे तो क्या होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन नीचे जाने पे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है और बहुत ज्यादा लैंथेनाइड कंट्रैक्शन दोबारा ज्वाइन करो एक कॉपी कर लो दोबारा ज्वाइन कर एक्सप्लेन करूंगा जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा ज्वाइन करो इसको कॉपी कर लो कॉपी करने के बाद दोबारा ज्वाइन फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं होगा इट विल टेक 5 to 10 मिनट 10 मिनट लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा 10 मिनट में हो जाएगा ज्वाइन अगेन कॉपी करो ज्वाइन अगेन बात करें अगर नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है 13 में समझ लो बेटा तो 13 में क्या है बेटा हमारे पास बोरॉन है एल्यूमिनियम है गैलियम है और इंडियम है और थैलियम है याद करो बेटा आपको कुछ यहाँ पढ़ा होगा आपने कि एल्युमिनियम में और गैलियम में बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन गैलियम की साइज क्या हो जाता है छोटा हो जाता है सॉरी हाँ गैलियम की देखो
नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो साइज बढ़ना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल साइज छोटा होता है। तो बेटा जेट इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गैलियम में, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जब इन केस ऑफ थैलियम, थैलियम क्या बेटा, थैलियम में जब कन्फर्मेशन लिखोगे बेटा तो इसमें क्या आएगा, कुछ एफ आएगा ना यार, 4f आएगा ना इसमें, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन क्या होगा, 6s2 4f14 and then 4 5d 5d10 एंड 6p1 आता है, एक कॉन्फ़िगरेशन अब देख रहे हो। तो बिकॉज ऑफ पुअर सील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, यहाँ पे बोलते हैं कौन सा कंट्रैक्शन याद करो, लैंथेनॉइड कंट्रैक्ट, 4f ऑर्बिटल से, अगर 5f ऑर्बिटल तो बोलते हैं एक्टिनाइड कंट्रैक्ट। तो बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बेटा टीएल का जो जेट इफेक्टिव है इंक्रीज कर जाता है, और इतना इंक्रीज कर जाता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है बेटा। और आपको ये ऑर्डर याद कर लेना है, जो ऑर्डर है हमारे पास वो सबसे ज्यादा बेटा बोरॉन का, सबसे ज्यादा याद कर लो, ऑर्डर याद करना पड़ेगा। लॉजिक तो यही है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड, कोई पूछेगा व्हाई व्हाट द रीजन, तो लैंथेनाइड कंट्रैक्ट, तो सबसे ज्यादा बोरॉन का है, एक ऊपर में ज्यादा होना चाहिए। फिर बेटा थैलियम का आता है, फिर गैलियम का आता है, फिर एल्यूमिनियम का आता है, और फिर इंडियम का आता है। तो दो जगह चेंज हुआ, एक तो चेंज हुआ थैलियम का और एक चेंज हुआ गैलियम का। तो क्यों चेंज हुआ समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इसका इंक्रीज करता है। कहाँ इंक्रीज करेगा आपको याद करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जस्ट बोरॉन से कम होता है, और गैलियम की वैल्यू बेटा एल्यूमिनियम से ऊपर होता है, तो एल्यूमिनियम से ऊपर है यार, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट, डन हो गया बेटा। डन बेटा, Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक्सेप्शन है बेटा, वही लैंथेनाइड वाला एक्सेप्शन है बेटा। 14 ग्रुप में क्या बेटा, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। तो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ बोलो। तो नीचे जाने पे इंक्रीज करना चाहिए था, सॉरी डिक्रीज करना चाहिए था, यहाँ जाने पे क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो बेटा लेड है इसका ज्यादा हो जाएगा टीन से, बस इतना ही होगा और कैसे नहीं होगा। जो जैसे हो रहा था फर्स्ट ग्रुप में, जो हो रहा था सेकेंड ग्रुप में, वही चीज यहाँ हो गया, जस्ट उससे ज्यादा हो गया, और कोई एक्सेप्शन नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट बेटा 15 में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 15 में डिक्रीज कर रहा है, 16 में डिक्रीज कर रहा है, 18 में डिक्रीज कर रहा है, नो एक्सेप्शन। तो यही बेटा एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान रखना बेटा। तो 13 में थोड़ा ज्यादा ही एक्सेप्शन है, वो याद रखना पड़ेगा। 14 और 1 और 2 में एक जैसा है बेटा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका ज्यादा हो गया इससे 3 से। बस सिर्फ बोरॉन वाला ध्यान रखना है कि पहले बोरॉन, फिर इंडियम थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। चलो एक और पॉइंट है जो लिख लो, उसके बाद हो जाएगा। ये डी ब्लॉक में बेटा, डी ब्लॉक में थोड़ा पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में क्या हो रहा है ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। राइट ऑन डी ब्लॉक, ये हो गया क्या, डन बेटा, हो गया।
Yes, right on next. Yes बेटा, मैं होमवर्क दूंगा बेटा, मॉड्यूल में दूंगा. I will share the race assignment of periodic table. ठीक है ना. मॉड्यूल अब इसलिए तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं मॉड्यूल इस वीक में कर दूंगा. जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीक में कर लेंगे. ठीक है ना. कल भी आपका लेक्चर रखूंगा मैं. कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक पढ़ा दूंगा. तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक लेक्चर होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिसमें खत्म हो जाएगा. एक लेक्चर रखूंगा मैं ऑफलाइन पीरियड टेबल का. जो भी आपका डाउट होगा प्रीवियस टॉपिक का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है ना. तो इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास तक रेडी हो जाओगे बेटा देने के लिए. बेटा 1:30 को रखें बेटा. यार दिन में मेरी लेक्चर होती है 2 o'clock तक. मैं घर पे पहुंचता हूँ 4:30 तक. आज तो मैं घर पहुंचा हूँ 7 o'clock. ठीक है ना. अच्छा 1:30 नहीं तो क्या, अरे 1:30 तो लिखे हो आप. अच्छा 1 hour, अच्छा 1.5 hour का. यस यस यस, वेरी गुड. 1.5 hour इज द सुटेबल टाइम. बिल्कुल बेटा. देखो आज भी तो मैं लगभग 1.5 hour का ही आज भी लेक्चर है. तो ये ज्यादा बेटर है. ये एडवाइस बेटा एक्सेप्टेबल है. तो 1.5 hour का लेक्चर रखेगा. ठीक है ना. और कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. डन बेटा, हो गया ये. चलो राइट ऑन. Yes. इन बेटा अगर ग्रुप में बात करें हम लोग, डी ब्लॉक. डी ब्लॉक में क्या है बेटा, जैसे एस्कैंडियम है, जैसे हमारे पास एस्कैंडियम है और एट्रियम है, लैंथेनम है और एक्टिनियम है बेटा. तो इसमें क्या होगा, नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज, सॉरी नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है. तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए. और डिक्रीज करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे. डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है. यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिक्रीज करता है. ये कौन सा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन, या ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड एंड ये सिक्स्थ पीरियड. बट ये है बेटा कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप. बट जब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड जाओगे ना, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं करके बेटा इसका बेटा ए वाले इस दोनों का बेटा सेम हो जाता है. जैसे यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम. ठीक है. तो इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और सेम भी नहीं होता है बेटा, इसका ज्यादा हो जाता है. ये जो ग्रुप है बेटा, ये ध्यान रखो, ये है हमारे पास टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम. तो यहाँ ये देखा गया बेटा कि जो नीचे वाले ग्रुप्स है, जो नीचे वाले हैं बेटा, इनका इससे ज्यादा हो जाता है. नीचे वाले का बेटा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा हो जाता है. ऐसा क्यों, बिकॉज लैंथेनम के बाद आ गया लैंथेनाइट कंट्रैक्शन. लैंथेनम के बाद आ गया लैंथेनाइट कंट्रैक्शन. तो नोट ला के लिखो, क्या लिखोगे, एक्सेप्शन ही है ना, तो लिखो बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, because of lanthanide contraction, because of lanthanide contraction, ionization energy of, because of lanthanide contraction, ionization energy of, ionization energy of, because of lanthanide contraction, ionization energy of third transition series, ionization energy of third transition series, ionization energy of third transition series. लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, sixth period, sixth period. Ionization energy of third transition series, that is sixth period, will be higher than ionization energy of second transition series. Ionization energy of third transition series will be higher than ionization energy of second transition series. Ionization energy of second transition series. Second transition series. Ionization energy of second transition series. Clear बेटा? Ionization energy of Zn बोलो के बेटा. नीचे आपने क्या लिखा है? Zn बेटा, Zn थोड़ा बेटा, जिरकोनियम है ना, Zr है, Zr. इसके नीचे लिखा है हाफनियम, HF, HF, HF. क्लियर? Yes. चलो डन हो गया बेटा. तो क्या लिखो बेटा, जो सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका आंसर क्या होगा बेटा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा हो जाए. क्लियर? और बेटा इसमें कुछ जानना नहीं है. तो दैट्स ऑल अबाउट योर
आयोनाइजेशन एनर्जी। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं होमवर्क बेटा पीरियोडिक टेबल से देता हूँ, ठीक है इसमें। बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट। और एटॉमिक स्ट्रक्चर Bye, में होमवर्क sir. हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक रह गया बेटा। बाय, टेक केयर।